हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने सीखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक अच्छा कमांड करने के लिए हम लोगों को बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें लायबिलिटीज में आती हैं और कौन सी चीजें एसेट साइड के अंदर आती हैं। हमारे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहती है, कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में एंट्री करने के पीछे क्या कारण है। डबल साइडेड इफेक्ट्स को हमने समझा था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर उसका लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो उस आई बटन के ऊपर क्लिक कर आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। मेरे वीडियोस का रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको रेगुलर मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। तो देखिए बेटे, अब हम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बेटे दो साइड्स हैं, एक लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड है। अब आप पूछेंगे सर लायबिलिटी किसे कहते हैं। बेटे लायबिलिटी उसे कहते हैं जो हमें इन नियर फ्यूचर पेमेंट जिस चीज का करना है। क्या मतलब सर? मैंने कहा वो चीज बेटे जो आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया जिसका, और फ्यूचर में आपको जिसका पेमेंट करना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। ओके, तो देखिए बेटे, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ये साइड बैलेंस शीट में है लायबिलिटी साइड, और ये साइड है ये अमाउंट, और ये एसेट्स एंड ये अमाउंट। देखिए बेटे, बैलेंस शीट के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। आप लिखेंगे कैपिटल का जितना भी अमाउंट है आपका, वो कैपिटल अमाउंट लिखते हैं अपन। उसमें ऐड करते हैं हम, अगर हमारे पास कोई हमारा नेट प्रॉफिट है तो उस नेट प्रॉफिट को आप इसमें ऐड करेंगे। बेटे हाल फिलहाल अभी आपको एक बार के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद ही करना होगा। जिस तरीके से जैसे जैसे आप अपने चैप्टर्स को आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे इसको, और आपको ये पता लगता चला जाएगा कि ऐसा क्यों, क्या और किस लिए हुआ। नेट प्रॉफिट हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स वो होता है जो पर्सनल पर्पस के लिए आप पैसा निकाल लेते हैं, हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। नेट प्रॉफिट हमेशा हम जोड़ते हैं और ड्राइंग्स को हम लेस करते हैं। अगर इनकम टैक्स को आ जाता है, हालांकि जनरल एंट्रीज के अंदर मैं आपको ये बात समझा चुका हूं कि इनकम टैक्स भी आपकी ड्राइंग्स ही मानी जाती है, वो आपका पर्सनल खर्चा है। तो इनकम टैक्स अगर आ गया तो इनकम टैक्स भी आप लेस करेंगे। कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप उस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी ड्राइंग्स ही मानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी आपको लेस ही करना होगा इसमें से। ये क्यों लेस होता है? क्योंकि आपकी कैपिटल को कम करता है। तो आपको एक बार के लिए ये सारी बातें याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जो आती हैं। अब आइए देखते हैं और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं बैलेंस शीट में। ये कैपिटल करने के बाद, जैसे आपने ये कैपिटल लिखी तो आप इसको नाम दे सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। और ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है आप इसको नाम दे सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, आप ये फॉर्मेट अगर हो सके तो मेरे साथ साथ कॉपी कर लें। आपने फॉर्मेट याद कर लिया है जो अच्छी बात है, अगर आपको ऑलरेडी याद है तो। और अगर याद है तो भी आप इसको अगर कॉपी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही होगा। इसके बाद अगर कोई भी रिजर्व्स होते हैं किसी भी तरीके के, अगर आपके पास रिजर्व्स हैं तो वो रिजर्व्स आएंगे। ठीक है, और रिजर्व्स के बाद अब हम लिखेंगे यहां पर फिक्स्ड लायबिलिटी। बेटे एक होती है, एक तो हम कहते हैं नॉर्मल लायबिलिटी। लायबिलिटी वो चीज है जो उसको हमको बाहर पेमेंट करना है। एक होती है फिक्स्ड लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। बेटे फिक्स्ड लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटीज है जिसको पेमेंट करने में आपको 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। यानी आपने किसी से अगर उधार लिया है और आपने अगले को पेमेंट करनी है, और आपने जो उधार लिया है वो 1 साल से ज्यादा के लिए अगर उधार लिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स। हालांकि ये सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपसे और लंबी चौड़ी डिस्कशन एक थ्योरेटिकल आपकी क्लास के अंदर करूंगा। तो फिक्स्ड लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा क्या? लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है जो 1 साल से ज्यादा के लोन होते हैं उसे हम फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं, वो यहीं पर ही आती है।
इसके बाद आएगी आपके पास बेटे करंट लायबिलिटीज। ये सारी लायबिलिटी का मतलब ही वही है जो आपको इन नियर फ्यूचर बाहर चुकाना है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जो आपको एक साल के अंदर अंदर ही, यानी 1 ईयर यानी 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो बाहर चुका देना है, उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, जिसका टाइम पीरियड, जिसका उधार का टाइम पीरियड 1 ईयर से कम का है। यानी आपने अगर बैंक से लोन लिया, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, बैंक हमें कई बार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है कि बैंक ये कहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर मेरे पास बैंक में 50,000 रुपीज पड़े हैं, अगर बैंक में मेरी गुडविल, मेरी रेपुटेशन अगर अच्छी है, तो बैंक मुझे एक फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की कि मेरे बैंक से मेरे पास जितने पैसे मेरे बैलेंस नहीं है बैंक में, उससे ज्यादा भी मैं विड्रॉ कर सकता हूं बीइंग अ लोन। उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको एक साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी ही कहलाती है। फिर आता है बिल्स पेबल। देखिए बेटे बिल्स पेबल क्या चीज है, आइए बात करते हैं बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर क्या चीजें होती हैं, दोनों को हम एक साथ ही समझेंगे। हम किसी से जब उधार में रॉ मटेरियल खरीद के आते हैं, अपने गुड्स जब हम किसी से उधार में खरीद के आते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, क्योंकि हमने इन नियर फ्यूचर उन्हें पेमेंट करना है। लेकिन वही अगर आप, यानी अगर आप किसी को, देखिए उधार में अगर आप किसी को बेच कर आएंगे और उनसे अगर पैसा लेना है, अगर आप गुड्स किसी को उधार में बेचते हैं और उनसे पैसा लेना है, तो वो आपको सन्ड्री डेटर कहलाते हैं। लेकिन अगर आप किसी से उधार में परचेज करते हैं और आपको इन नियर फ्यूचर उसको पेमेंट करनी है, तो वो गुड्स के अगेंस्ट में जो आप अगले को पेमेंट करोगे, तो आपके सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएंगे। मान के चलिए अगर मैं XYZ यानी किसी भी राम श्याम, किसी भी पर्सन से, अगर राम से मैं उधार में गुड्स परचेज करता हूं और 2 महीने बाद मैंने अब उसको पेमेंट करनी है, तो मैं अपनी बुक्स में बोलूंगा कि राम मेरा क्रेडिटर है। और मान के चलिए कि अगर राम अगर स्टैंप पेपर पे, अगर एक स्टैंप पेपर के ऊपर एक नोट के रूप में अगर मेरे से लिखा पढ़ी करवा लेता है राम, कि मैं एक लिख कर उसको एक प्रॉमिस कर देता हूं कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो मेरे बिल्स पेबल कहलाएंगे। बिल्स पेबल का मतलब भी क्रेडिटर्स ही होता है एक तरीके से, कि मैं गुड्स परचेज करके आया हूं, उधार में परचेज करके आया हूं और आगे जाके मैं उनको पेमेंट करूंगा, तो वो बिल्स पेबल कहलाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर भी वही होते हैं, लेकिन बिल्स पेबल के अंदर हम एक प्रॉमिसरी नोट अपना बना लेते हैं, जिसमें हम ये चीज लिखावट में देते हैं, रिटर्न में देते हैं कि हम आपको 2 महीने बाद इस चीज की, या 3 महीने बाद, व्हाटएवर जितना भी टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड बाद हम आपको आपके गुड्स जो हमने परचेज किए हैं उसके अगेंस्ट में हम आपको पेमेंट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर आता है बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हालांकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपसे पूरी चर्चा कर चुका हूं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो येट टू बी पेड है और जो हमें इन नियर फ्यूचर, जिसका हमने पेमेंट करना है, आज नहीं तो कल करना ही है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ऐसी इनकम जो एडवांस की रिसीव्ड है वो भी आपकी लायबिलिटीज ही है। तो ये सारी चीजें आपकी लायबिलिटी बनेगी। और भी इसमें करीब करीब इतनी चीजें ही आती हैं। अगर इसमें भी 1-2 चीजें और भी आती है तो आप इसका थोड़ी सी जगह छोड़ दें कि कल को मान लो अगर कोई 1-8 पॉइंट अगर और भी आते हैं क्वेश्चन के साथ, तो हम उसको लिख सकें। तो थोड़े से अपने फॉर्मेट को आप लेंथी कर दीजिए, जिससे हम इसके अंदर अगर कोई और आइटम आए तो हम उसको इजिली लिख पाए। तो देखिए बेटे, अब आती है बात यहां पर आपकी बैलेंस शीट के अंदर हमने पढ़ा लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। अब हम बेटे देखिए बात पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर फिक्स्ड एसेट्स। हमारी आएंगे फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी फिक्स्ड एसेट्स का मतलब यही है जो 1 साल के अंदर अंदर नहीं बिक सकती, उसको बेचने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। हालांकि एसेट्स ऐसा नहीं है कि बेचने के लिए ही होती हैं, एसेट्स हमारे बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए होती हैं। और एसेट्स क्या हैं इस मामले में मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा चुका हूं। गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स वो हैं, जैसे कि फिक्स्ड लायबिलिटी के अंदर मैंने बताया, जो 1 साल से ज्यादा के लिए अगर हम लोन लेते हैं या 1 साल से ज्यादा के लिए किसी से उधार लेते हैं तो वो फिक्स्ड लायबिलिटी कहलाती है। तो ऐसी अगर हम अपनी एसेट्स को बेचना चाहें और उसको बेचने में अगर 1 साल से ज्यादा का वक्त लगे, तो उसको एक कैटेगरी बना दी गई है कि वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाई जाती हैं। जैसे फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर चाहें इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट करना तो नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा। फर्नीचर अगर आप बेचना चाहेंगे तो फर्नीचर है, लूज टूल्स हैं, फर्नीचर हो गया, लूज टूल्स हो गया, और मोटर व्हीकल हो गया, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आपकी एसेट्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं और आपको इसको बेचने में समय लगेगा, इसको कैश में कन्वर्ट करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है।
पेटेंट्स आपके फिक्स एसेट्स हैं, पेटेंट्स आपके फिक्स एसेट्स हैं। और गुडविल, अब आप बोलेंगे सर ये गुडविल किसे कहते हैं और पेटेंट किसे कहते हैं, बताएं। तो बेटे सबसे पहले तो आप ये बात समझ के चलें कि पेटेंट्स किसे कहते हैं। आपने देखा होगा पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, कई जगह कई कंपनियों की ट्रेडमार्क होते हैं। जैसे कि आपने थम्स अप का देखा होगा, थम्स अप का थम जो होता है वो उसका ट्रेडमार्क है। आपने जी टीवी का जी देखा होगा, जी वो उसका ट्रेडमार्क है। जी न्यूज आता है तो जी न्यूज के नीचे जी न्यूज उसका ट्रेडमार्क लिखा हुआ होता है, दैट इज द ट्रेडमार्क। और ये भी आपकी एसेट्स ही है, पेटेंट भी उसी को ही कहते हैं, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। और गुडविल की जहां तक बात कहूं तो बेटे क्या होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं अपना नेम क्रिएट करते हैं। जब आप अपना नेम क्रिएट करते हैं तो वो जब आप अपने बिजनेस को किसी को बेच के जाते हैं तो आपको उसके नेम के भी, उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन के पैसे मिलते हैं, तो उसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल मतलब एक तरीके से रेपुटेशन ही होती है। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं। ये सब चीजें होने के बाद अब मैं आपको बोलूंगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यानी जिसमें को बेचने से 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, जिसको बेचने में 1 साल से ज्यादा का समय लगे, वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी आपकी एसेट्स हैं। और आपके करंट एसेट्स भी आपकी सारी एसेट्स ही हैं। करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? करंट एसेट्स वो होती हैं जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल से कम का वक्त लगे, यानी 12 महीने से कम का वक्त। जैसे आपके पास पड़ा हुआ कैश इन हैंड आपकी एसेट्स है, आपके पास पड़ा हुआ कैश एट बैंक, यानी आपके बैंक के अंदर जो कैश पड़ा हुआ है वो भी आपकी करंट एसेट्स ही है, क्योंकि वो हार्ड कैश है। बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स, ये चीजें वही हैं जो बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर था। अब आप देखिए बेटे, सन्ड्री डेटर्स मैंने आपको पहले भी बात बता चुका हूं कि सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं। हम अगर किसी को उधार में अपना गुड्स बेचते हैं और उनसे पैसा लेना है तो वो हमारे सन्ड्री डेटर कहलाते हैं। लेकिन वही चीज अगर रिटर्न प्रूफ, रिटर्न डॉक्यूमेंट में होती है तो फिर वो डेटर्स बिल्स रिसीवेबल का रूप ले लेते हैं। और ये एक तरीके का नोट होता है जिसमें हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको ये पैसे हमें 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने भी टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन के अंदर हमें प्रॉमिस लेना होता है उस टाइम पीरियड का हम प्रॉमिस लेते हैं रिटर्न में, तो वो डेटर्स फिर बिल्स रिसीवेबल बन जाते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने में 1 साल से ज्यादा, कैश में कन्वर्ट कराने में 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, इसी तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी हमेशा करंट एसेट्स के अंदर आएंगी जिसमें 1 साल से कम का समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी आएंगी यहां पर। और सन्ड्री डेटर्स हम लिख चुके हैं। स्टॉक, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपका करंट एसेट्स है। स्टॉक क्या चीज होती है? स्टॉक बेटे एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलें, आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर आपके लिए आपका गुड्स है, आपका फर्नीचर का शोरूम है। आप रॉ मटेरियल के रूप में वुड लेकर आते हैं, लकड़ियां। आप 50,000 की लकड़ियां लेकर आए और इस साल आपने 30,000 के वुड का फर्नीचर बना के और उसको अपने शोरूम में शिफ्ट कर दिया और उसको बेच भी दिया। लेकिन 20,000 का वुड आज भी बचा हुआ है और वो अगले साल काम आएगा आपका, क्योंकि ये 20,000 का, आप हर साल 50,000 का वुड लेकर आते हैं, तो अब अगले साल आप केवल 30,000 का वुड ही लेकर आएंगे, परचेज करके आएंगे, ताकि 50,000 का फिर से फर्नीचर बना लें। तो ये जो 20,000 का आपका वो जो वुड बच गया इस साल, वो आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी बेटे आपकी एसेट्स ही हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स हैं, जो पैसा आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया वो आपकी एसेट्स है। और एक्रूड इनकम भी हम चर्चा कर चुके हैं एक्रूड इनकम के बारे में कि एक्रूड इनकम क्या चीज होती है। तो एक्रूड इनकम भी आपकी एसेट्स ही है और वो भी आपकी एसेट साइड में ही आएगा। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कमा तो लिए पर मिली नहीं। तो बेटे ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।